नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम IAS और न्यू विजन। चलिए, आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी चल रही थी। ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर, नया नहीं है, इसी में हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। भू आकृति विज्ञान चल रहा है चैप्टर। भू आकृति विज्ञान में हम आप लोगों को बता चुके थे पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इसके बाद सागर नितल विस्तार, और इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इन तीनों टॉपिक्स को आज हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और खगोलविद अल्फ्रेड वेगनर महोदय, इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है ये एक समय में स्थिर थे, और कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद इनमें क्या हुआ, विस्थापन होना शुरू हो गया। ये एक जगह जुड़े हुए थे और फिर ये धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते चले गए। ये इनका सिद्धांत है, महाद्वीपों का विस्थापन यानी एक दूसरे से अलग होने का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग, इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में जो हमारे महाद्वीप हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। और इस पर क्या थे, छोटे छोटे सागरों का निर्माण था, और इस जुड़े हुए महाद्वीप के आसपास जो सागर था ये एक बड़ा सा सागर। इन्होंने कहा जो ये बड़ा महासागर था, जो इस पूरे एरिया को इन्होंने क्या कहा, पैंजिया। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा, इस पूरे एरिया को पैंजिया। इन्होंने इस भाग को क्या कहा, पैंजिया। इस भाग को क्या कहा इन्होंने, पैंजिया का। और जो बड़ा महासागरी भाग था इसको इन्होंने क्या कहा, पैंथालासा। क्या कहा, पैंथालासा, पैंथालासा। और जो महाद्वीप का ऊपरी भाग था, जुड़ा हुआ भाग था, इसका ऊपरी वाला भाग, उन्होंने इसको क्या कहा, लॉरेंसिया। क्या कहा, लॉरेंसिया। और जो नीचे वाला भाग था इसको क्या कहा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इन्होंने कहा, अब देखो ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप थे ये कार्बोनिफेरस युग में आपस में जुड़े हुए थे, और उसके बाद इनमें क्या हुआ, विस्थापन होना शुरू हुआ। ऐसा इन्होंने किस लिए कहा, इन्होंने दो संकल्पनाएं दी। कौन कौन सी दो संकल्पनाएं? इनका कहना था, पहला, देखिए अब आप लोगों को मैप निकालना है, विदाउट मैप आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे हम अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये वाला महासागर, ऐसा आकृति का जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है आप बताइए, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैप निकालना, तभी आप लोग कुछ समझ पाएंगे। इन्होंने कहा कि जो आर्कटिक महासागर, कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर, कहाँ पर है ये, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में। उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में जो आर्कटिक महासागर, इन्होंने कहा आर्कटिक महासागर के दोनों किनारों पर भौगोलिक एकता पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर जो जीवाश्म पाए जाते हैं वही जीवाश्म यहाँ पर पाए जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा, मैप देखिए। अब आपको हम अगर यहाँ पर मैप बनाएंगे तो जगह नहीं है। ये देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और ये है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है ना। ये हो गया, और ये हो गया यूरोप महाद्वीप, ठीक है ना। ये यूरोप महाद्वीप, और इसके नीचे जस्ट क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, और इधर भी ये क्या हो गया, वहाँ एशिया महाद्वीप, ठीक। ये क्या हो गया,
एशिया, ये क्या हो गया यूरोप, ये क्या हो गया अफ्रीका, और ये क्या हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इन्होंने कहा कि जो ये आर्कटिक महासागर, ये कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। उन्होंने कहा इस महासागर के दोनों सिरों पर जो भौगोलिक एकता पाई जाती है, जैसे इन दोनों भूभागों को, जो इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर भूभाग है, इन दोनों भूभागों को आपस में आरी के दांतों की तरह जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो भूभाग हैं, जो बीच में महासागर, इसके दोनों किनारे पर जो भूभाग है, उन दोनों किनारों को आपस में ऐसे जोड़ा जा सकता है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, और जो चीज़ें एक दूसरे से ऐसे अलग होती हैं वही चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। और इन्होंने कहा कि दोनों किनारों पर जीवाश्म एक जैसे पाए जाते हैं। जो जीव पाए जाते हैं, जो जीव इधर पे पाए जाते हैं, वो जीव इधर पे भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने ये संकल्पनाएं दी। आइए अब इनकी संकल्पनाओं का कुछ समीक्षा करते हैं। कि ये कहना कि ये दोनों भौगोलिक एकता पाई जाती है, इसलिए ये दोनों एक समय में जुड़े हुए थे, ये गलत है। क्योंकि भौगोलिक एकता व पर्यावरण पर भी निर्भर करती है कि अगर इधर पे भी पर्यावरण एक जैसा है, इधर पे भी पर्यावरण एक जैसा है, तो भौगोलिक एकता होना स्वाभाविक है। क्योंकि रेगिस्तान में कटीले पुष्प और कटीले वृक्ष होंगे। अब वो रेगिस्तान चाहे आपका भारत का थार मरुस्थल हो, चाहे अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हो। ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर ये दोनों महाद्वीप किसी समय में एक स्थान पर थे, तो ये उसके पहले किस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और किस बल के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। किस बल के द्वारा ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए। इन्होंने कहा कि पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ महाद्वीप अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, और पश्चिम की तरफ चंद्रमा के बल के द्वारा, जिसको ज्वार भाटा बल है, और ये दोनों बल किसी भी महाद्वीप के विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इनकी दोनों संकल्पनाओं को खारिज कर दिया गया, मतलब उसको उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद हेनरी हेस वैज्ञानिक, उन्होंने सागर नितल का विस्तार का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के एस्थनोस्फीयर में जो मेंटल की ऊपरी वाली परत है, जो पृथ्वी की मेंटल की क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर की जो बीच वाली परत होती है, जिसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल, जिसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं। इन्होंने बोला कि उसमें से निकलने वाला लावा हमारे सागर तल में एक कटक का निर्माण कर देता है, और लगातार जब वो कटक की प्रक्रिया बनती रहती है, तो वो कटक क्या करते हैं, उसको जो नितल होता है सागर का, उसको एक दूसरे की तरफ बल लगा के अलग करते हैं, जिससे सागर तल का विस्तार हो जाता है, और ये दोनों तल अलग अलग होने का कोशिश करने लगते हैं। ये सिद्धांत कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तौर पर सही लगने लगा, और इसने वैगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझने में और सहायता की कि हाँ, एक बल ये है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एक अलग सतह का निर्माण करता है, और लगातार लावे के निकलने के द्वारा जो महाद्वीपीय सतह होती है वो एक दूसरे से अलग होने लगती है, और एक नए तल का निर्माण होने लगता है। और इससे कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ, महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं एक बल महाद्वीपों में कटकों में निकलने वाले लावे के द्वारा। जैसे आप देखेंगे मैप में, आप देखें मैप में जो आर्कटिक महासागर, उसमें लाइन से कटक का निर्माण हो रहा है। ये कटक क्या होते हैं, अब हम आपको बताएं। जब ज्वालामुखी सागर के बीचों बीच, किसी भी महासागर के बीच में जब ज्वालामुखी निकलते हैं, तो उनसे निकलने वाला लावा समुद्र के पानी जल में निकलने के बाद ठंडा होकर वहीं पर जम जाता है, और जब लगातार वो लावा निकलता रहता है,
तो क्या होता है कि जो लावा निकला हुआ ठंडा हुआ होता है, जब दोबारा से लावा निकलता है तो वो वहाँ पे फिर जमने की कोशिश करने लगता है, और जो पुराना लावा होता है वो एक दूसरे से अलग होने लगता है। और जब बहुत बड़ी संख्या में लावा निकलता है तो ये क्या होता है कि ये एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे क्या होता है सागर के तल में विस्तार होने लगता है। ये सागर तल का प्रश्न। उसके बाद हमारे WJ मॉर्गन महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया। ये तीनों सिद्धांत आप लोगों को समझना कि एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि तीनों सागर तलों के विस्तार से संबंधित है। सागरों के तल या महाद्वीपों के तल या तलों के विस्तार से संबंधित है। कैसे? WJ मॉर्गन साहब ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है, अब इसको साफ कर दें। इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई छोटी और बड़ी प्लेटों में विभाजित है। इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई छोटी और बड़ी प्लेटों में विभाजित है, और वो प्लेटें आपस में कभी घूर्णन करती, कोई प्लेट घूर्णन करती है, कोई एक दूसरे की तरफ आती है और कोई एक दूसरे से अलग जाती है। जब ये प्लेट एक दूसरे से अलग होगी तो ये प्लेट और ये प्लेट आपस में क्या होगी? टकराएगी। ठीक है ना? इन्होंने प्लेटों को 3 भागों में विभाजित किया। किन किन भागों में? रचनात्मक प्लेट किनारा, विध्वंसी प्लेट किनारा और संसरत प्लेट किनारा। ठीक है ना? चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कौन कौन सी प्लेटें हैं। पहले हम इसको साफ कर दें। आप लोगों को ये समझ में आ गया? एक बार इसको दोबारा से देख लो। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? हमने आपको किसको बताया था? वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में जो हमारे महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। तो महाद्वीप जुड़े हुए थे तो महासागर क्या था? एक बड़ा सा महासागर था इसके चारों तरफ, और महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इन्होंने महाद्वीप को क्या कह दिया? पैंजिया। जुड़े हुए महाद्वीपों को इन्होंने पैंजिया कहा, और जो एक विशाल महासागर था जो हमारे पैंजिया के आसपास था उसको इन्होंने क्या कहा? पैंथालासा। और इन्होंने कहा कि जो हमारे महाद्वीप जुड़े हुए थे पैंजिया, इसके उत्तरी भाग को इन्होंने लॉरेंसिया कहा और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। क्या कहा? गोंडवाना लैंड। और इन्होंने कहा, और ध्यान देना एक बात, जो हमारा भारत है ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। हमारा भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, अर्थात दक्षिणी भाग का हिस्सा है। ठीक है ना? आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? चलिए अब इसको साफ करते हैं। अब आपको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताते हैं। ठीक है ना? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? एक बार दोबारा से बोलो। WJ मॉर्गन सर। किसने दिया था? WJ मॉर्गन महोदय ने दिया था। ठीक है ना? इन्होंने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी 7 छोटी और 7 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। ठीक है ना? और ये प्लेटें क्या करती हैं? आपस में क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगाती हैं। ठीक है? इन्होंने कहा हमारी पृथ्वी 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। ठीक है ना? अब 7 बड़ी प्लेटें मुख्य होती हैं। तो 7 बड़ी प्लेटें कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कौन सी है? जो यूरोप और एशिया को जोड़ती है। ये यूरोप है और ये एशिया। यूरोप और एशिया को, यहाँ पर भारत है। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली प्लेट कौन सी है? यूरोपियन प्लेट। उसके बाद कौन सी प्लेट? उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। पांचवी कितनी प्लेट हो गई? 1 2 3 4 5। उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन। इसके बाद कौन सी होगी? प्रशांत महासागरी प्लेट। प्रशांत महासागरी
प्लेट। उसके बाद 8वें नंबर पर कौन सी होगी? 7वें नंबर पर कौन सी होगी? आप लोग भी बताइए कुछ। 7वें नंबर पर होगी अंटार्कटिका प्लेट। कौन सी होगी? अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है ना। तो ये 7 छोटी प्लेटें और 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी। अब 20 बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो जहाँ पर आती जाएंगी उसको हम वहीं पर बताते जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी इन प्लेटों में विभाजित है। अब ये प्लेटें कौन कौन सी प्लेटें हो सकती हैं? इन्होंने कहा ये तो प्लेटों के नाम हैं, प्लेटों के प्रकार कितने हैं? देखिए नाम और प्रकार में अंतर है। अब आप लोगों को बताते हैं कि प्लेटों के प्रकार कितने हैं। प्लेटें 2 प्रकार की, एक तो रचनात्मक प्लेट किनारा और दूसरा विनाशी प्लेट किनारा और तीसरा संसर्ग प्लेट किनारा। 3 प्रकार की प्लेटें हमारी, 3 प्रकार की। और संसर्ग रचनात्मक प्लेट किनारा में क्या होता है कि 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के ऊपर आपस में टकराती हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है कि 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? पर्वत का निर्माण हो जाता है। जब 2 प्लेटें आपस में आती हैं, ऐसे टकरा के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि पर्वत, पठार, इन सब का निर्माण। जैसे हिमालय पर्वतमाला, ये क्या है? ये 2 प्लेटों के टकराने से निर्माण हुआ पर्वत है। और इस प्रकार से जो पर्वत का निर्माण होता है वो पर्वत किस टाइप का होता है? वलित पर्वत। हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय क्या है? वलित का मतलब मोड़दार पर्वत, जैसे सांप चलता है ना, इस प्रकार से। ये क्या होता है? वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है ना। तो रचनात्मक प्लेट से किसका निर्माण होता है? पर्वत का निर्माण होता है। जो प्लेटें आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं उससे क्या निर्माण होता है? खाई का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? खाई का निर्माण। जो वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर के दक्षिणी भाग तक आप लोग देख सकते हैं मैप में, लगातार झीलों का निर्माण होता चला जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक लगातार झीलों का निर्माण होता चला। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक खाई का निर्माण होता चला जा रहा है लाइन से, और शायद कुछ समय बाद वो भाग एक दूसरे से अलग हो जाएगा और वो भाग मेडागास्कर से होता हुआ भारत की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना। तो विनाशी प्लेट किनारा क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। संसर्ग प्लेट किनारा किसे बोलते हैं? ये प्लेटें आपस में घर्षण करती हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? भूकंप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भूकंप का निर्माण होता है। अब देखिए, नंबर फर्स्ट, प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है ना। अब देखो, जब 2 समान आकार की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जब 2 समान घनत्व की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है? जब 2 समान घनत्व की प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। जब 2 असमान घनत्व की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे महाद्वीप और महासागर की प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, तो क्या होगा? किसका घनत्व ज़्यादा होगा? महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है और महासागरीय प्लेट का घनत्व कम होता है। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। क्या होता है? ये इस प्लेट के नीचे चली जाती है। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। और ये आपको देखिए ना समझा, ये है महासागरीय प्लेट और ये है ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय, क्योंकि इसके इस भाग में तो जल भरा हुआ है ना। देखिए, प्लेट ये है हमारी पृथ्वी, लेकिन इसका इस भाग में पूरा महाद्वीप है अर्थात भूपर्पटी, और इसके इस भाग पर इतना जल भरा हुआ है और ये महाद्वीप की प्लेट है, ये जमीन है। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी, इसका घनत्व कम होता है, घनत्व
कम होता है, किसका? महासागरीय प्लेट का। और महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा। जब दो असमान घनत्व की प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या होता है? महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। और ये कितने नीचे चली जाती है? 200 किलोमीटर नीचे चली जाती है। कितने किलोमीटर 200 चली जाती है? 200 किलोमीटर। वहाँ पर क्या होता है? मेंटल होता है। मेंटल में जाकर ये प्लेट अग्नि में जब जाती है तो वहाँ पर ये जलने लगती है। और जलने से, चूंकि इसमें आर्द्रता होती है, जल और वायु होती है, आर्द्रता होती है, तो ये क्या होती है? वहाँ पर ये वाष्प का निर्माण करती है। जलने से क्या होता है? इसमें वाष्प बनती है। और वो वाष्प में प्रेशर इतना अधिक होता है कि वो धरती को फाड़ कर, कि वो क्या होता है? देखिए, अब आप लोगों को ऐसे समझाते हैं कि क्या होता है? ये प्लेट आपस में आई, ये प्लेट आपस में आई, ये प्लेट क्या होती है? इसके नीचे चली जाती है। क्या होता है? ये प्लेट इस प्लेट के नीचे चली जाती है। और कहाँ पर जाती है? 200 किलोमीटर नीचे चली जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है? ये जलने लगती है। तो जलने के बाद क्या होता है कि इसमें से भाप का निर्माण होता है। क्या होता है? वाष्प का निर्माण होता है, गैसों का निर्माण होता है। और ये गैसें क्या होती हैं? ऊपर की तरफ चलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इनमें जब बहुत अधिक प्रेशर होता है कि ये रास्ता बनाने में सक्षम होती है, तो ये क्या करती है? ऊपर का रास्ता बना लेती है। और जब ये भूपर्पटी पर आती है, ध्यान देना, जब ये भूपर्पटी पर आती है तो ये क्या करती हैं? रास्ता बना देती हैं। और इसी वाष्प के रास्ते के जरिए जो यहाँ का लावा होता है, ध्यान देना, जो यहाँ का लावा होता है, ये लावा इसी रास्ते के द्वारा ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी का। ठीक है ना? अब देखिए, ये महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे गई थी, इसलिए इस भाग पर ज्वालामुखी है। कभी कभी क्या होता है? यही ज्वालामुखी जब इसे रास्ता इधर पे मिलती है, जब ये इधर निकल आता है तो क्या होता है? ये महासागर के बीचों बीच ज्वालामुखी निकल आता है। और इसी से क्या निर्माण होता है? कटक का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी महासागर के अंदर निकलेगा तो वो किसका निर्माण करेगा? कटक का निर्माण करेगा। और जब ये ज्वालामुखी इधर पृथ्वी पर आता है तो इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ये इधर पे ज्वालामुखी। इस विधि के द्वारा हम लोग एक एरिया को चिन्हित कर लेते हैं। जैसे प्रशांत महासागर के चारों ओर का एरिया, जिसको हम अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं रिंग ऑफ फायर? क्योंकि यही रीजन है, क्योंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट क्या होते हैं? आपस में जब टकराते हैं, चूंकि उत्तरी अमेरिकन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है और प्रशांत महासागरीय प्लेट एक कम घनत्व की प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, तो वो जब आपस में टकराते हैं तो प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या होती है? उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप की प्लेट से नीचे चली जाती है। और वहाँ पर क्या करती है? जलने, वाष्प का निर्माण करती है, गैसों का निर्माण करती है। और लावा के लिए रास्ता बन जाता है और ज्वालामुखी निकल आते हैं। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसीलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। इसीलिए हम इस एरिया को क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है ना? अब आप लोगों ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, सागर नितल सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में भी जान लिया। चलिए आगे की चैप्टर में हम आप लोगों को सारे महाद्वीप बनाकर आप लोगों को प्लेटों के बारे में नॉलेज कराएंगे कि कौन सी प्लेट किस महाद्वीप पर है, किस महाद्वीप पर कहाँ पर महासागरीय प्लेट है, कहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी प्लेट से आपस में टकराने से कौन से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है, कहाँ कहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। इन सब के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बात आपको समझ में ना आई हो उसको आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।